हेलो हिंदी परिवार में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज हम यहाँ पर संज्ञा के जो भेद हैं उसमें से जो तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। बाकी की व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हमने पिछली 2 क्लास में पढ़ाया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा। और आप लोग जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या फिर गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं परिभाषा क्या है। किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो ऊपर कहा गया है वही बात नीचे है कि भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म गुण का बोध कराती है। वही बात यहाँ पर भी कही गई है। किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। मतलब भाववाचक संज्ञा में क्या क्या सम्मिलित होता है। गुण सम्मिलित होता है। ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर लिखा भी है भाव, गुण, दशा, अवस्था। ठीक है। गुण जैसे कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य आदि, ये सब क्या है? भाववाचक शब्द हैं। ठीक है। भाव में क्या है? कृपणता, पवित्रता, शत्रुता, जो भी और भी है, पवित्रता। और अवस्था में जवानी, बचपन, बुढ़ापा, कैशोर्यावस्था, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं। माप ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई, मोटाई, जो भी है, ये सब जो माप होती हैं वो सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। क्रिया जैसे दौड़ धूप, पढ़ाई, लिखाई। ठीक है। दौड़ धूप मतलब यहाँ पर है कि दौड़ना। ठीक है। गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि जो है ये सभी भाववाचक शब्द हैं, और ये गति जो है वो भाववाचक संज्ञा है। स्वाद जैसे कड़वापन, कसैलापन, तितास, मिठास आदि, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अमूर्त भावना जैसे करुणा, क्षोभ, दया आदि। अमूर्त भावना मतलब जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। ठीक। करुणा को हम महसूस कर सकते हैं, क्षोभ को हम महसूस कर सकते हैं, दया को हम महसूस कर सकते हैं। दया का भाव पैदा होता है। ठीक है। ये हमें आँखों से दिखाई नहीं देता। आप लोग मन लगाकर ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ सबको समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में भी प्रयुक्त होते हैं। आपका प्रश्न बनेगा कि भाववाचक संज्ञा सदैव किस वचन में प्रयुक्त होते हैं? तो भाववाचक संज्ञा जो होती है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है। यहाँ पर मैंने जो प्रश्न पूछे आते हैं परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, उनसे संबंधित मैंने मैटर लिया है कि आप लोगों को एक ही क्लास में भाववाचक संज्ञा को पूरी तरह से समझा सकूं। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब देखिए कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन जब हम उसको बहुवचन बना देते हैं तो फिर वो भाववाचक नहीं जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। प्रश्न बनेगा कि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बनाने पर कौन सी संज्ञा बनती है? उसमें ऑप्शन दिए होंगे भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, पदार्थवाचक, जो भी दिया होगा तो उसमें हम ऑप्शन मारेंगे जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बनाने पर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती। जैसे दूरी को दूरियाँ। ठीक है। दूरी जातिवाचक है, दूरियाँ भाववाचक। चोरी जातिवाचक, चोरियाँ भाववाचक। प्रार्थना जातिवाचक, प्रार्थनाएं ये हो गई भाववाचक। व्याकरण शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है।
भाववाचक संज्ञा को यथार्थ में नहीं देखा जा सकता। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा को यथार्थ में नहीं देखा जा सकता। पूछ देगा कि भाववाचक संज्ञा को यथार्थ में देखा जा सकता है, तो उसमें ऑप्शन हाँ नहीं जो भी दिया होंगे, और भी ऑप्शन महसूस किया जा सकता है या, तो भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको यथार्थ में देखा नहीं जा सकता। अभी मैंने ऊपर बताया ऐसा, जो भावनाएं होती हैं उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। वो अप्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होती हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती हैं। तो भाववाचक संज्ञा को यथार्थ में नहीं देखा जा सकता। ठीक है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे मिठास को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, कड़वाहट को हम महसूस कर सकते हैं, क्रोध को भी महसूस करते हैं, जवानी, स्त्रीत्व, ठीक है, बालकपन, मित्रता, अपनत्व, अहंकार, अच्छाई, बुराई इत्यादि को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जो स्त्रीत्व का भाव होता है स्त्रियों में, वो महसूस करती हैं, वो दिखता नहीं है। स्त्री तो दिखती है लेकिन जो उसका भाव होता है, जैसे पुरुष का जो पुरुषत्व का भाव है, वो महसूस किया जाता है, दिखता नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया कि यथार्थ में हमारे सामने नहीं होता है बल्कि उसे महसूस किया जाता है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। रवि की आवाज़ में मिठास है। ठीक है, तो ये जो मिठास शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जितने भी ये बोल्ड है ना नीले कलर से, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सरिता को क्रोध बहुत आता है। मोहन एक चापलूस बालक है, यह लड़का है। सरिता की लंबाई विजय से अधिक है। जो ऊपर आपने जो मैंने दिया है ना, समाविष्ट जो शब्द हैं जो उसमें समावेश किए जाते हैं भाववाचक संज्ञा में, अगर आप उनको रट लेंगे इतने ही, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो दिए गए हैं, गुण, भाव, अवस्था, माप, लंबाई, क्रिया, गति, स्वाद, अमूल भावनाएं, अगर आप इनको ही रट लेंगे तो आपको, मैं वादा करता हूँ आपसे कि जितने भी संज्ञा से संबंधित, भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न होंगे, आप एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। मैं वादा करता हूँ कि उसमें से आप सारे प्रश्न सही करके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सरिता की लंबाई विजय से अधिक है और वह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा है। बचपन जो है ना, अवस्था, ऊपर में बताया ना, अवस्था जो होती है वो भाववाचक संज्ञा में आती है। कमल कमला से प्रेम करता है, ये भी एक भाव है, प्रेम का भाव। बीमारी के बाद मुझे थकावट होने लग गई है। ठीक है, ये भी थकावट जो है महसूस की जा सकती है, दिखती नहीं है, भाव है थकावट। रमेश और सुरेश की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर है। दोस्ती, ये भी भाव है एक, तो इसको भी देखा नहीं जा सकता। दो साथ में दिखेंगे, जो दोस्ती उनके आपस में है वो दिखती नहीं, वो सिर्फ महसूस की जाती है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में मिठास, जो भी अंडरलाइन ये शब्द हैं, ये सभी भाववाचक शब्द हैं। मिठास, क्रोध, चापलूस, लंबाई, बचपन, प्रेम, थकावट, दोस्ती इत्यादि शब्दों से किसी न किसी भाव का बोध हो रहा है। अभी मैंने ऊपर बताया कि भाव ही हैं, अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना बताऊँगा। ठीक है, कि मनुष्य से, ये इधर जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और इधर ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, बच्चा से बचपन, शैतान से शैतानी, शत्रु से शत्रुता, समाज से सामाजिकता, मूर्ख से मूर्खता, डाकू से डकैती। डाकू क्या है? जातिवाचक संज्ञा। डाकू की एक जाति को ये संबोधित कर रहा है शब्द, तो ये जातिवाचक संज्ञा। डकैती ये भाववाचक संज्ञा है। माता का मातृत्व, युवक का यौवन। ठीक है दोस्तों, ये हो गई जाति से भाववाचक संज्ञा। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सर्व से सर्वस्व, माँ से ममता या फिर ममत्व, पराया से परायापन, अपना से अपनापन, निज से निजत्व। तो ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी? जैसे सर्वनाम, जैसे मान लिया पराया है, ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है। अब परायापन, जैसे अगर कोई पराया है
तो ये आपके अंदर जो परायपन का भाव होता है ये आपके अंदर होता है, ना कि बाहर। तो ये परायपन का एक भाव पैदा होता है, या मित्रता का भाव पैदा होता है, या अपनेपन का भाव पैदा होता है। तो ये जो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा ऐसे बनती हैं। ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं? इधर ये सभी विशेषण दिए गए हैं। ठीक है, ये इधर सभी विशेषण दिए गए हैं और इधर ये सभी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं। ठीक है, अच्छा से अच्छाई, सुंदर से सुंदरता या फिर सौंदर्य, शीतल जो विशेषण है इसकी शीतलता भाववाचक संज्ञा होगी। सफल से सफलता, कायर से कायरता, चतुर से चतुराई या फिर चातुर्य, निर्बल से निर्बलता, बड़ा से बड़प्पन, कातर से कातरता, मधुर से मधुरता या माधुर्य, छोटा से छुटपन, भला से भलाई। ये सभी क्या हैं? विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञा। आप देख लेते हैं कि क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ठीक है, कि पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, खोजना से खोज, सीना से सिलाई। ये एक देशज शब्द है सीना, जिसको हम सिलना कहते हैं, तो उससे सिलाई। जीतना, ये दोस्तों यहाँ पर जितना लिखा है तो यहाँ पर जीतना होगा, ना कि ये। जीतना से जीत, रोना से रुलाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल या फिर चलन, खेलना से खेल, और थकना जो क्रिया है उससे थकावट, लिखना से लेख, और हंसना से हंसी, दौड़ से दौड़ना, लूटना से लुट, मतलब लुट जाना एक तरीके से, जोड़ना जोड़, घटना से घटाओ, नाचना से नाच, बोलना से बोल, पूजना से पूजन। ये सभी क्रियाओं से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं, आगे जिनके पूछने की संभावना रहती है वो मैंने देने की कोशिश की है। इस तरह आपकी क्लास जो है वो पूरी होती है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो क्यों नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलें। अगर आप कुछ सीखे हैं 1 नंबर का भी तो ईमानदारी से आप मेरे लिए मेहनत करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हेलो हिंदी परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, और क्या लिखते हैं हम आगे? हेलो हिंदी। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे चैनल का नाम आप लोगों को कैसा लग रहा है, जो हेलो हिंदी है ये नाम कैसा है। ठीक है, मिलते हैं संज्ञा के अगले भेद में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, लगातार पढ़ते रहिए।